नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप आपका सुकून एफएम चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी नई कहानी आपको सीओ से शादी कैसी लगी वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक नहीं सुनी है वो सीओ से शादी कहानी ज़रूर सुने और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आज के 686वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज ने देख लिया था कि सुधा लगातार बातें बनाने की कोशिश कर रही थी और एक्टिंग किए जा रही थी, लेकिन युवराज ने अपने मन की बात जाहिर नहीं होने दी और उसने एक हल्के मुस्कान के साथ बिल्कुल शांत स्वर में कहा, जी सुधा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन ये लोग यहाँ टेक्नीशियन इंटरव्यू के लिए आए हैं और मैं खुद इनका टेस्ट लेना चाहता हूं। आप बेफिक्र रहें, हम कोई भी सेंसिटिव जानकारी इनके सामने उजागर नहीं करेंगे। ये कहकर उसने सुधा के जवाब का इंतजार नहीं किया और रियांश, आभास और ईशांक को इशारे से अपने साथ आने को कहा और सीधा सुधा के ही काउंटर की ओर बढ़ने लगा। सुधा ये देखकर और भी ज्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अब वो इंतजार करने लगी थी कि युवराज आगे क्या करेगा। वहीं दूसरी ओर बाकी लैब असिस्टेंट धीरे धीरे फुसफुसाने लगे थे। युवराज ने सभी को एक जगह खड़ा किया और कहा, अब आप तीनों का इंटरव्यू रियल टाइम एनालिसिस के साथ होगा। मैं चाहता हूं कि आप तीनों इस लैब में चल रहे प्रोजेक्ट की जांच करो और मुझे बताओ कि यहाँ क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। कोई भी छोटा सा पॉइंट नजरअंदाज मत करना। यह सिर्फ एक केमिकल टेस्ट नहीं है, यह तुम्हारी पीछे की सारी रैशनैलिटी का टेस्ट है। उसने इस वाक्य को जैसे ही पूरा किया, पूरे कमरे में सन्नाटा फैल गया। उस सन्नाटे को भेदती सुधा की सांसें भी घबराहट से भरने लगी थी। एकदम घबराई हुई वो आगे बढ़ी और अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, सर, सर आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी मर्जी के बिना लैब में कुछ नहीं कर सकते। ये मेरी परमिशन के बिना अनऑथराइज्ड एक्ट है सर। वो लगभग चिल्ला पड़ी थी, जैसे किसी ने उसकी सांस रोकती हो, और वो घुटन में कहकर उसे वापस आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन युवराज का चेहरा जरा भी नहीं बदला। उसने मुस्कुराते हुए सुधा की ओर देखा और फिर पूरी तसल्ली और कॉन्फिडेंस से तीनों उम्मीदवारों की ओर देखते हुए बोला, तुम्हें किसी की बात पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस प्रोजेक्ट पर होना चाहिए जो इस लैब में फिलहाल तैयार किया जा रहा है। उसे देखो और जांचो और मुझे रिपोर्ट दो। तीनों कैंडिडेटों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर गंभीरता में सिर हिलाया और बिना देर किए अपने काम में लग गए। उनके चेहरे पर अब थोड़ी सी भी घबराहट थी, लेकिन युवराज के आवाज में जो भरोसा था, उन्हें लग गया था कि अब सीओ की अनुमति के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। वे लैब के अलग अलग कोनों में चला गए, जहां कई प्रकार के कंटेनर, शीशियां और टेस्ट ट्यूब और मिक्सिंग टूल रखे हुए थे। कोई शीशे में रखे हुए पीले तरल को सूंघ रहा था, तो कोई उसकी चिपचिपाहट को टेस्ट कर रहा था, तो कोई हीटिंग मशीन के उसके ताप की प्रक्रिया की गणना कर रहा था। सबसे पहले रियांश ने एक छोटी सी शीशी उठाई। उसने उसमें उस लिक्विड को धीरे से बाहर निकाला और एक कैपिलरी ट्यूब में डालकर हीटिंग पैड पर रख दिया। जैसे ही वो मिश्रण गर्म हुआ, उसमें से तेज और अजीब सी गंध उठने लगी। वो गंध कुछ ऐसी थी जो सामान्य मेडिकल या प्रोजेक्ट्स में प्रयोग नहीं की जाती थी। वो पीछे मुड़ा और एक केमिकल रिएक्शन चार्ट में उसका मिलान करने लगा। इसी बीच आभास ने एक और टेस्ट ट्यूब में से, जिसमें आधे से ज्यादा मिक्सचर पहले से भरा हुआ था, उसने उसमें से एक छोटा सा रिएक्शन एजेंट डाला और उसकी गति को देखने लगा। वो एकदम से नीला बैंगनी कलर का हो गया था। इधर ईशांक ने भी एक कैन खोलकर देखा जिसमें एक गाढ़ा पदार्थ था। उसने उस पेस्ट को एक स्लाइड पर फैलाया और माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसका स्ट्रक्चर देखने लगा। कुछ ही मिनटों के बाद उसके चेहरे पर चिंता और घबराहट की रेखा खिंच गई थी। वो तुरंत युवराज के पास आया और धीमे स्वर में बोला, सर, ये जो कंपाउंड है इसमें मिथाइल डाइऑक्सी एम्फेटामिन है। ये ट्रेसेस मिले हैं और ये सिंथेटिक ड्रग के बुनियादी पदार्थों में से एक होता है सर। युवराज का चेहरा गंभीर हो गया। उसने चौंकते हुए कहा, क्या क्या तुम इस पर पूरा विश्वास कर सकते हो, और जो तुम कह रहे हो क्या वो सच है? उसके बाद तीनों कैंडिडेट ने अपने एक दूसरे की तरफ देखा और बोले, सर, इस लैब में जो फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है वो मेडिकल साइंस या हेल्थ साइंस से संबंधित नहीं है।
इसके कंपोजिशन और रिएक्शन से साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें नशे के लिए इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक ड्रग जैसे कंपाउंड हैं, जैसे एमडीएम, कैटामाइन या अन्य कुछ अल्काइड बायोडेरिवेटिव्स। इनमें से कई पदार्थ तो भारत में बैन भी है और नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के अंतर्गत बिल्कुल इलीगल है। यह प्रोजेक्ट किसी गैर कानूनी व्यापार की तैयारी का संकेत देता है। यह सुनते ही तो लैब की दीवारें भी कांप उठी। सुधा जो अब तक दूर खड़ी ये सब सुन रही थी, उसकी टांगों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो वहीं पास में एक रखे टेबल को पकड़कर बैठ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके होठों पे से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी आंखें डबडबा गई थी, माथे पर पसीने की धारा बह रही थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले, कैसे अपने आप का बचाव करे। उसकी चोरी सबके सामने आ गई थी। उसके वर्षों का पर्दा युवराज ने एक झटके में हटा दिया था। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं नहीं नहीं, ये सर झूठ है। ये सब कुछ जो आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उसे खुद नहीं पता था, जितना वो घबराकर बातें करती जा रही थी, उनका शक उतना ही गहरा होता जा रहा था। अगर कोई भी इंसान अपनी बात को बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहे तो कोई उस पर विश्वास कर लेता है कि ये शायद सही कह रहा है, लेकिन अगर घबराहट में कहे तो सबको सामने से पता चल जाता है कि इस इंसान के अंदर चोरी जरूर है, ये इंसान कहीं ना कहीं गलत जरूर है। युवराज अब बिल्कुल उसके पास आ गया था। उसने उसकी आंखों में देखा और वो जैसे जानना चाहता हो कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। तुरंत उसने कहा, सुधा, तुम जैसे इंटेलिजेंट वैज्ञानिक अगर अपनी योग्यता का इस्तेमाल इस प्रकार अपराध के लिए करे तो न सिर्फ हमारी कंपनी बल्कि समाज और देश के लिए भी सबसे बड़ा धोखा है। तुमने यहाँ एक लैब असिस्टेंट की तरह काम नहीं किया, तुमने एक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी करने की कोशिश की है। और जो भी वीरमाला लैब के नाम पर, तुम क्या सोचती थी कि ये सब किसी की नजर में नहीं आएगा? सुधा, तुम्हें नहीं पता कि एक दिन सबका टाइम आता है। सुधा फूट फूट कर रोने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी उसने कहा, सर सर मैं मजबूर थी। मेरे ऊपर कर्ज था, मेरे भाई की बीमारी, और फिर एक आदमी मिला जिसने मुझे पैसों का लालच दिया और मैं फंसते चली गई सर। अब मैं क्या कर सकती थी? वो लगातार युवराज के पैरों में गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन युवराज की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने सिर घुमाया और दिव्या से कहा, दिव्या, प्लीज सिक्योरिटी को बुलाओ और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को भी फौरन इन्फॉर्म करो। जैसे ही उसका ये ऑर्डर हुआ और सुधा के शरीर में कंपन दौड़ने लगी। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। वो इस कंपनी में पिछले 15 सालों से काम कर रही थी। उसे अपने अनुभव, अपनी सीनियरिटी और अपनी चालाकी पर गर्व था, लेकिन आज सब कुछ बेकार हो गया था। उसकी सबकी सब चालाकी और सीनियरिटी आज मिट्टी में मिल गई थी। तभी उसने एक ऐसी बात कही जिससे उसकी बात की तरफ सबका ध्यान चला गया। वो रोते हुए बोली, सर सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। सर मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। हुआ यूं कि एक्चुअली मेरे पापा की मौत हो चुकी है। उनके ऊपर बहुत कर्ज था। मैंने बहुत कोशिश की कर्ज उतारने की, पर क्या करती, इतने में मेरे छोटे भाई को कैंसर हो गया। उसकी कीमोथेरेपी भी बहुत महंगी है। मैं मजबूर थी सर, मेरे पास पैसों का कोई अरेंजमेंट नहीं था। तभी मुझे ये ऑफर मिला और मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ से ये काम भी कर लिया जाए, लेकिन किसी ने उसी की बात को महत्व नहीं दिया। इधर और एम्प्लॉयज भी आपस में बातचीत करने लगे थे। तभी एक ने कहा, अरे अरे ये क्या हो गया? सुधा मैडम ने तो। अरे भाई अच्छा हुआ युवराज सर ने पकड़ लिया, वरना अगर नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाता तो हम भी जेल में जाते। अरे कंपनी का नाम तो मिट्टी में मिल जाता। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, चलो जो होता है सही ही होता है। सुधा के आंसू इधर लगातार चलते जा रहे थे। तभी युवराज ने नीचे सुधा की ओर देखा और कहा, सुधा जी उठिए। उसने उसकी कोहनी पकड़ी और सहारा देकर खड़ा कर दिया। युवराज का चेहरा अब थोड़ा सा नर्म हो गया था और उसने कहा, देखिए सुधा जी, आपने जो किया वो एक साधारण गलती नहीं है। आप उन लाखों परिवारों के साथ गुनाहगार हैं जिनके बच्चे इस नशे के शिकार हो सकते थे, जिनके सपने बर्बाद हो सकते थे। ये सिर्फ कंपनी के साथ नहीं, ये देश के साथ भी धोखा है। मैं आपको माफ नहीं कर सकता। सुधा फिर रोते हुए बोली, सर सर मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं पहले कंपनी से लोन लेने के बारे में सोच रही थी, लेकिन फिर कंपनी की हालात देखकर मुझे लगा कि कंपनी मुझे इतना बड़ा लोन नहीं देगी।
इसलिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा सर। प्लीज, लेकिन लेकिन आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, हालांकि आप मैडम से भी पूछ लीजिएगा। मैंने इतने सालों में कोई चोरी या कोई इस प्रकार सोचने की हिम्मत भी नहीं की सर। आप समझिए सर, प्लीज, मेरी मजबूरी थी सर। युवराज ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी, तुमने विश्वास नहीं किया। और क्या आपको नहीं पता कि अगर आप बा को कहती तो शायद वो आपके लिए इतना तो कर सकती थी। तभी युवराज ने अपनी आवाज को और ऊंची करते हुए कहा, और आपको पता है, कल रात बा ने मुझसे कहा था कि अगर किसी से गलती हो जाए तो उसको मौका दे देना, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है तुम्हारी ये गलती एक मौके के लायक नहीं है। तुम माफ करने लायक नहीं हो, तुम्हें कोई रियायत नहीं दी जा सकती। पूरे लैब में सन्नाटा छा गया। युवराज ने फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, दिव्या क्या कर रही हो? जल्दी नार्कोटिक्स टीम को कॉल करो, और हाँ, सुभाष को भी यहां बुलाओ। मुझे नहीं पता, पर मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि इसके बीच कहीं ना कहीं सुभाष भी है। जैसे युवराज ने सुभाष का नाम लिया, सुधा का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। वो समझ गई थी कि अब जो कुछ भी होगा उसमें बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। धीरे धीरे उसने कहा, जी जी सर, आप सही कह रहे हैं। युवराज ने चौंकते हुए उसके तरफ देखा और कहा, क्या मतलब? सुधा ने हिम्मत जुटाकर कहा, जी जी मैं सर मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी। मैं इस काम में अकेली नहीं थी सर। सुभाष जी ने ही इस प्रोजेक्ट का बजट पास किया था। मैंने मीटिंग में कहा था ना कि मैंने 3 करोड़ 90 लाख का बजट पास करवाया था, जिसमें से 90 लाख उन्हें दिए थे, और प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद मैंने उन्हें 5 करोड़ का प्रॉफिट देने का वादा भी किया था। तो अब क्या करेगा युवराज? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, 387वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सुधा ने पूरी बात बताना शुरू कर दिया था कि किस तरीके से उसने 90 लाख का लालच देकर सुभाष से वो प्रोजेक्ट पास करवा लिया था। युवराज ने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी और फिर कहा, क्या बस इतना ही? सुधा ने सिर हिलाया। युवराज ने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रही हो सुधा। तुमने 12.8 करोड़ का कंडा किया है और तुम सिर्फ 3.9 करोड़ की बात कर रही हो। बाकी का पैसा गया कहां? सुधा हड़बड़ा गई। फिर उसने गड़बड़ाते हुए कहा, सर सर मुझे सच में नहीं पता। मैंने सिर्फ उतना ही लिया। मैंने एसके इंडस्ट्रीज से इनवॉइस खरीदे थे 50 लाख में। वहां से कोई मटेरियल नहीं आया। मुझे असल में सिर्फ 2 करोड़ की जरूरत थी, इसलिए मैंने जरूरत के हिसाब से और 3.9 करोड़ का बजट पास करवाया, ताकि कुछ जो पैसा हो वो रखा जा सके। युवराज ने उसे फिर कड़े शब्दों में कहा, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया सुधा। तभी युवराज ने दिव्या की तरफ देखा और उसको कहा, दिव्या, सीसीटीवी फुटेज, लेन देन की डिटेल्स, सभी दस्तावेज इकट्ठा करो और सभी फाइल्स नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को सौंप दो। और हाँ, मीडिया के लिए भी जवाब तैयार कर लो। मैं इस कंपनी को बदनाम नहीं होने दूंगा। दिव्या तुरंत काम में लग गई। सबसे पहले उसने सुभाष को कॉल किया, उनको लैब में आने के लिए कहा। फिर युवराज के कहे अनुसार बाकी सारी फाइलें तैयार करने लगी। कुछ मिनटों के बाद जैसे ही दरवाजा खुला, सुभाष अंदर आ गया। उसके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा है। जैसे युवराज ने उसकी तरफ देखा, युवराज ने बिना समय गवाए कहा, सुभाष जी, क्या आप जानते हैं मैंने आपको क्यों बुलाया है? सुभाष के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। माथे पर पसीना और आंखों में घबराहट आ गया था। उसकी निगाहें पहले युवराज पर गई, फिर जैसे उसने देखा कि सुधा अभी भी युवराज के सामने जमीन पर बैठी थी, उसकी आंखें चौंधिया गई। उसको कुछ कुछ समझ में आ गया था कि सब कुछ धीरे धीरे उजागर होना शुरू हो चुका है। लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की और अजनबी बनने का ढोंग करते हुए बोला, क्या मतलब सर? मैं कुछ समझा नहीं। युवराज उसके इस नाटक पर हल्के से मुस्कुराया और फिर उसके चेहरे को पढ़ते हुए गंभीर स्वर में बोला, सुभाष जी, आप नाटक तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अब आपकी यह एक्टिंग यहां नहीं चलने वाली। मेरे पास सबूत है कि आपने सुधा जी के साथ मिलकर 3.90 करोड़ रुपए का गबन किया है। लेकिन ये बात यहां तक नहीं है। असली सवाल तो यह है कि बाकी के 8.9 करोड़ रुपए गए कहां? सुभाष का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसका शरीर जैसे कांपने से लगा था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या क्या कह रहे हैं सर?
मैं कुछ नहीं जानता। ये सुधा जी ही हैं जिन्होंने कल आपको मीटिंग में कबूल किया था कि उन्होंने 3.90 करोड़ का बजट पास करवाया था। मेरा उसे क्या लेना देना है सर? युवराज उसकी बात सुनकर एक बार फिर मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कुछ और ही था। उसने गंभीर होकर कहा, ठीक है सुभाष जी, मान लिया कि सुधा जी ने आपसे पैसे लिए, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि बाकी के 8.9 करोड़ कहाँ हैं? मुझे अभी और इसी वक्त पूरी जानकारी चाहिए। सुभाष ने नजरें चुराते हुए कहा, सर सर मैं वाकई में कुछ नहीं जानता। युवराज ने अपना आवाज को फिर से सख्त कर लिया। वो कुर्सी पर वहीं खड़ा हुआ और सुभाष के करीब आकर बोला, ठीक है मत बताइए, वैसे भी सुधा जी को लेने पुलिस वाले आ ही रहे हैं, अब आपको भी साथ ले जाएंगे, आखिर आपने भी तो चोरी की है ना। पुलिस का नाम सुनते ही सुभाष के होश उड़ गए। उसका शरीर पसीने से भीगने लगा। उसने कांपते हुए कहा, सर पुलिस? नहीं 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 सर, पुलिस को मत बुलाइए, मैं सब कुछ बता देता हूं। फिर उसने गहरी सांस ली और जैसे बहुत भारी बोझ उसके सीने पर हो, उसने टूटे हुए स्वर में कहा, सर सर वो बाकी के पैसे वो मैंने ही लिए हैं। दरअसल मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा था कि चेयरवुमन जी अब उम्र की वजह से दफ्तर में नहीं आती और ना ही वो ऑडिट रिपोर्ट ध्यान से देखती है। जो भी जानकारी देता था मैं उनके लिए वही ठीक थी। मुझे लगा कि कोई नहीं पकड़ेगा। और सर सच कहूं तो मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मेरे बेटे को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा था, लेकिन वहां के खर्चे मेरे बस से बाहर हो गए थे। ऊपर से मेरी पत्नी की तबीयत भी खराब होने लगी थी सर। मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा सा ले लूं, फिर धीरे धीरे लौटा दूंगा, लेकिन लालच बढ़ता गया और एक के बाद मैं गहराई में उतरता गया। सुधा जी भी परेशान थी। उनके पिता का देहांत हो गया था। उनके सिर पर बहुत बड़ा कर्ज था। उनका भाई कैंसर से जूझ रहा था। फिर हमने दोनों को सोचा कि एक प्रोजेक्ट के बहाने कुछ बजट पास करवा लेते हैं और उसमें से कुछ पैसा निकाल लेते हैं। हमने एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार की जिसमें 3.90 करोड़ का बजट मांगा गया। मैंने खुद सुधा जी से कहा कि मैं एसके इंडस्ट्रीज से नकली इनवॉइस बनवा लूंगा, इसमें ऐसा लगे कि रॉ मटेरियल खरीदा गया है, जबकि असल में वहां से कोई माल नहीं आया। हमने सिर्फ 50 लाख देकर इनवॉइस बनवा लिए और जब चेयरवुमन जी की तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने सब यंग टीम पर छोड़ दिया, तब मुझे और भी छूट मिल गई। लेकिन लेकिन सर, जब आपने और डिटेल्स ऑडिट मांगी तभी मुझे शक हो गया था कि बात बिगड़ने वाली है। मगर सुधा जी ने कहा कि वो चेयरवुमन से इस बारे में बात कर लेगी और उसने कल उनसे बात भी कर ली थी। धीरे धीरे करके सुभाष ने सारी बातें अपने आप खोलकर युवराज के सामने रख दी। सुधा नीचे ही बैठी रो रही थी। सुभाष के कबूलनामे पर चेहरे पर उसे और भी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। फिर वो बुदबुदा कर बोली, सर मैंने नहीं सोचा था कि हमारी मजबूरी हमें यहाँ तक ले आएगी, लेकिन हम दोनों ने जो किया वो वो हमारी मजबूरी थी सर, हमें माफ कर दीजिए। युवराज ने उनकी बात ध्यान से सुनी, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, देखो मजबूरी समझ में आती है, लेकिन गलत काम का कोई बहाना नहीं हो सकता। लेकिन जो दवा आप लोग बना रहे थे वो अगर बाजार में आती तो लाखों जिंदगियां तबाह हो जाती, सिर्फ इस वजह से कि आप दोनों को पैसों की जरूरत थी। आप नशे की दवाई का ही निर्माण करने लगे। ये ये मानवता के बिल्कुल खिलाफ है। आप लोगों ने ना सिर्फ कंपनी को धोखा दिया बल्कि इस देश के भरोसेमंद को भी तोड़ दिया। सुधा जी, अगर आप ये सबसे पहले बा को बता देती तो शायद वो आपकी मदद कर देती, लेकिन आपने उनके विश्वास को तोड़ा है। और सुभाष जी, आपने अपने एक्सपीरियंस का गलत इस्तेमाल किया। चेयरवुमन की गैर हाजिरी का फायदा आपके लिए ये बहुत ही शर्मनाक है। आप लोगों ने बहुत गलत किया है। आप लोगों को इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। मैं देश के साथ धोखा नहीं कर सकता। आपको पता नहीं है, हमारे कंपनी की दवाइयां पूरे देश में जाती है और आप लोग हमारी कंपनी के साथ ऐसा काम करने लगे। अरे कुछ तो शर्म की होती। इतनी देर में बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। तभी युवराज ने सुधा के ऊपर नजर डाली और फिर सिर हिलाकर बोला, उन्हें अंदर बुला लो दिव्या। युवराज ने जैसे ही सुधा और सुभाष को पुलिस के हवाले किया, लैब के अंदर सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें युवराज पर थी, जो अब पूरी शक्ति के साथ खड़ा था। उसकी आंखों में अब संतोष की झलक थी। उसने उन लोगों को पकड़ लिया था जो कंपनी को दीमक की तरह नीचे से खा जा रहे थे।
दोनों आरोपियों को पुलिस ने हथकड़ियों पहनाकर बाहर ले गए। कर्मचारियों की भीड़ लगातार उनकी तरफ ही देख रही थी। दिव्या ने सारे के सारे रिपोर्ट्स उनको थमा दी थी ताकि आगे की कार्रवाई में ये साफ पता लग जाए कि दोनों ने गलतियां की हैं और दोनों को सख्त सख्त सजा भी हो जाए। उसके बाद उसने लैब में उपस्थित सभी स्टाफ मेंबर की ओर मुड़कर देखा और कहा, आज का दिन यही समाप्त होता है। आप सभी को आज की छुट्टी दी जाती है ताकि आप लोग इस घटना से थोड़ा बाहर आ सके। लेकिन कल तक यहाँ सब कुछ बदला होगा। सब लोग अपनी तैयारी के साथ आइए। कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखकर सिर हिलाने लगे थे, कुछ सहमे हुए खड़े थे, कुछ राहत की सांस ले रहे थे। युवराज ने फिर आगे कहा, कल से लैब के नए हेड ईशांक होंगे। उनके साथ साथ रियांश और आभास भी काम करेंगे। आप सभी को इन तीनों के अंडर कार्य करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इनके साथ मिलकर हम इस लैब को फिर से एक नया अट्रैक्शन पॉइंट बनाएंगे। युवराज की बात सुनकर एम्प्लॉयज के चेहरे पर नया विश्वास आ गया था। उन्हें अब थोड़ा थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा था। उसके बाद युवराज ने बिना समय गवाए रियांश, ईशांक और आभास को अपने साथ चलने का संकेत किया। तीनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। उसके बाद दिव्या, पाखी और निया भी चुपचाप अपने कदमों के साथ उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही मिनटों में सभी लोग युवराज के कैबिन में आ गए। युवराज ने अंदर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया और सोफे की तरफ इशारा करते हुए सभी को बैठने के लिए कहा। निया को देखकर उसने सिर हिलाया और कहा, निया, इन तीन लोगों के अपॉइंटमेंट लेटर अभी के अभी तैयार करवाओ। निया ने सिर हिलाकर जवाब दिया, जी सर, वो तो तैयार है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर उसने पाके को उन तीन असिस्टेंट के अपॉइंटमेंट लेकर आने के लिए कहा। बाकी भी कुछ देर में तीनों फाइल्स लेकर वहां पर आ गई थी। युवराज ने एक एक करके तीनों को फाइलें सौंपी। सबसे पहले उसने रियांश को बुलाया और कहा, रियांश, लैब में तुम्हारा विजन और तकनीकी नॉलेज दोनों कमाल का है। मुझे यकीन है कि तुम लैब में नई ऊर्जा लेकर आओगे। ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है। आज से ही तुम इस लैब के बतौर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर काम करोगे। रियांश ने बड़े ही सिर झुकाकर लेटर लिया और कहा, थैंक यू सो मच सर। इसके बाद युवराज ने आभास की ओर देखा और कहा, आभास, तुम्हारे पास जो रिसर्च और डेवलपमेंट का अनुभव है वो इस टीम के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मैं चाहता हूं कि तुम इस लैब में इनोवेशन के नए और चैप्टर्स खोलो। आज से ही वीरमारा इंडस्ट्रीज में तुम्हारा स्वागत है। आभास ने भी मुस्कुराकर अपना लेटर ले लिया और कहा, थैंक यू सो मच सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद ईशांक की तरफ देखकर युवराज ने कहा, ईशांक, मैं तुम्हें इस लैब का हेड बनाता हूं। तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं चाहता हूं कि आगे भी तुम इसी तरीके से काम करोगे। और हाँ, ध्यान रखना कि आगे से कोई भी एम्प्लॉय ऐसी गलती करने के बारे में ना सोचे। मेरी नजर सबके ऊपर है। तभी ईशांक ने भी अपना लेटर ले लिया और सिर झुकाकर कहा, थैंक यू सो मच सर, मैं पूरा पूरा ध्यान रखूंगा कि लैब में कोई गड़बड़ ना करे। अब क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या सुधा और सुभाष के ऊपर केस हो जाएगा? क्या वो अपनी गलती वहां भी कबूल कर लेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, 488वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तीनों को अपॉइंटमेंट लेटर देने के बाद युवराज ने तीनों पर एक नजर डाली और फिर कहा, मैं जानता हूं कि आज का दिन हम सबके लिए कठिन था, लेकिन यही वो मोड़ है जहां पर हम कुछ नया सीखते हैं। सुधा और सुभाष ने जो किया वो एक सबक है। हम सब एक एथिक्स से हटते हैं तो उसका अंत बुरा ही होता है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस कंपनी को वापस ऊंचाइयों पर ले जाएं और आप लोग एक टीम की तरह बहुत अच्छे से काम करें। उसके बाद सब लोगों को अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे सब लोग अपने अपने काम में लग गए। तभी युवराज ने निया की तरफ देखकर कहा, निया, कल से लैब में बदलाव होने वाला है। तुम एक नोटिस जारी करो जिसमें लिखा हो कि सभी एम्प्लॉयज को एक नई टीम के अंडर काम करना है और किसी भी प्रकार की शिकायत या सवाल को डायरेक्ट टीम लीड से ही साझा करें। निया ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, जी सर, मैं आज ही मेल डाल देती हूँ। निया का जवाब सुनकर युवराज मुस्कुरा दिया और आगे की स्ट्रेटेजी बनाने लगा। अब उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए भी एक मेहनती और ईमानदार ऑडिटर चाहिए था। इसलिए उसने थोड़ा सोचते हुए दिव्या से कहा, दिव्या, तुम एक काम करो, हमने जो कल ऑडिटर्स पर होल्ड रखा था उनको बुलवाओ। हमें एक जांच कमेटी बनानी है जो हर एक पेमेंट को ट्रैक कर सके। इससे पहले कि दिव्या कुछ कहती, पास बैठी निया जो अपने टैबलेट से मैसेज भेज रही थी, उसने बीच में ही कहा,
सर, मैं उन 10 कैंडिडेट्स को भी बुला लेती हूँ और हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट्स में पहले से ही बहुत ईमानदार एम्प्लॉइज हैं। अगर आप चाहें तो मैं उनको भी बुला सकती हूँ। वो सभी के बीच में से पहले ही घुले मिले हुए हैं और सभी के बारे में जानते भी हैं। हमें बेहतर जानकारी दे सकते हैं सर। युवराज को निया का सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ निया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुमको जिस जिस एम्प्लॉय पर भरोसा है उनको बुला लो। निया ने भी सहमति जता दी और सब लोग अपने अपने काम में लग गए। इधर जब युवराज और बाकी सब आगे की स्ट्रेटेजी बना रहे थे, वहीं ऑफिस के स्टाफ में डर का माहौल बना हुआ था। सभी ये अचानक हुए बदलाव से घबरा रहे थे। सभी के नए सीईओ का डर सताने लगा था। सभी लोगों को लगने लगा था कि अगर और पास्ट में उन्होंने कहीं भी गलती की है तो सब अपनी अपनी गलतियों को याद कर लें और अपने अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर लें। कहीं अगर उनकी एक गलती युवराज के सामने आ गई तो युवराज उन्हें फायर करते हुए टाइम नहीं लगाएगा और यहाँ तक कि अगर गलती ज्यादा बड़ी हुई तो उनको पुलिस में भी दे सकता था। फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी हाल बुरा होता जा रहा था। वहां के सभी एम्प्लॉयज भी अपने अपने एक दूसरे से बात करने में मग्न थे। उनको यह लगने लगा था कि अब बारी उनकी ही आने वाली है, क्योंकि फाइनेंस का भी बहुत बड़ा घोटाला था। तभी उनमें से एक ने कहा, अरे भाई, ये नया सीईओ तो बहुत खतरनाक लगता है। तुरंत एक्शन में आ गया। उसने सुभाष सर और सुधा मैडम को पुलिस के हवाले कर दिया, तुम्हें पता भी है। अब हमें भी ध्यान रखना होगा भाई, शायद अगली बारी हमारी ना हो। उसकी बात सुनकर सभी और भी डर गई। तभी उनमें से एक लड़की हसीना अमीन बोली, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो हमें डरने की क्या जरूरत है? इससे पहले कि कोई उसकी बात का जवाब दे पाता, तभी उसका इंटरकॉम बजने लगा। हसीना ने जब कॉल अटेंड किया तो आगे से निया की आवाज आई और उसने बस इतना ही कहा, हसीना, तुरंत सीईओ सर के कैबिन में आओ। हसीना ने फुल कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, जी मैम, मैं आ रही हूं। ये कहते हुए उसने फोन रख दिया। तभी उसके पास वाले लड़के ने पूछा, क्या हुआ हसीना, किसने बुलाया है? हसीना ने एकदम से जवाब दिया, सीईओ सर ने। सबके मुंह से सीईओ का सर का नाम सुनकर सब लोग फिर से चौंक गए, साथ ही साथ घबरा भी रहे थे। तभी उस पहले वाले लड़के ने कहा, देखा, बड़ी ईमानदार ईमानदार चिल्ला रही थी। अब देख, सबसे पहले तुझे ही बुला लिया है। भाई, यहाँ ईमानदारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे क्या लगता है सुभाष सर और सुधा मैडम ईमानदार नहीं थे? अरे, इतने सालों से काम कर रहे थे। चेयरवुमन खुद उनकी रिपोर्ट देखती थी और तब उन्हें निकाल दिया। यहाँ मेहनत और ईमानदारी में कोई कीमत नहीं है। सीईओ को कुछ नहीं करना, बस अपने आदमी भर्ती करने हैं, पुराने वालों को निकाल कर। उसकी बात सुनकर बिल्कुल सभी हक्के बक्के रह गए थे। तभी एक लड़के ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखा नहीं कैसे आते ही इतने लोगों की भर्ती शुरू कर दी। अब जब पुराने लोगों को निकालेगा ही नहीं तो आदमी नए कैसे लेकर आएंगे कंपनी में? यही तो स्ट्रेटेजी होती है इनकी। उनकी बातें सुन सुनकर हसीना भी थोड़ा थोड़ा घबराने लगी थी। उसके सभी तरफ देखते हुए पूछा, अरे अब मैं क्या करूं? उनकी नजर तो मुझ पर पड़ गई। मैंने इतनी ईमानदारी से कंपनी में काम किया, कभी कोई गलत काम भी नहीं किया, फिर भी मुझे बुला रहे हैं, मेरा क्या कसूर है? हसीना को लगा कि कहीं उसको भी फायर करने के लिए नहीं तो बुला गया, या फिर उस पर भी गाज गिरने वाली थी। वो लगभग रोने को आ गई थी। तभी लगातार 5 और एम्प्लॉयज के फोन बजे। उन सभी को भी सीईओ के ऑफिस में बुलाया गया था। अब तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में हाहाकार मच गया था। सभी एक ही बात कर रहे थे, अरे ऐसे कैसे हमें वो निकाल सकते हैं? अगर हमने कुछ किया ही नहीं तो हम अभी स्ट्राइक कर देंगे। तभी एक ने कहा, हाँ हाँ भाई, ऐसे ही सीईओ अपने मन के नहीं कर सकता। आज इनको बुलाया है, कल हमारी बारी होगी। सभी एकजुट हो गए थे। वो एक दूसरे के लिए नहीं बल्कि इस बात से डर रहे थे कि उनकी नौकरी ना चली जाए, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने पैसों की हेराफेरी तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी चोर थे। उन्होंने सीधा कंपनी के फंड से पैसा नहीं उठाया था, बल्कि कुछ लूप होल निकाल लिया था। जैसे किसी एम्प्लॉयज को फंड के नाम पर पैसा दे देना, किसी का लोन पास कर देना जिससे उसे अच्छा इंसेंटिव मिल जाए। सभी डर रही थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि आज वो इनको बाहर निकाल कर ही रहेगा। सभी डरे हुए हसीना की ओर देख रहे थे। हसीना के साथ बाकी 5 भी यही सोच रहे थे कि उनको वहां पर जाना चाहिए या नहीं। तभी उनमें से
प्रेम आगे आया और उसने कहा, यार ये सब तो ऐसे ही डरा रहे हैं, हमें डरने की क्या जरूरत है भला? जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम क्यों डरे? और मुझे तो सीओ सर भी इतने पागल नहीं लगते कि बिना वजह ही हमें नौकरी से निकाल देंगे। तुम लोग इतना मत डरो। उसकी बात सुनकर बाकी थोड़ों को भी थोड़ी थोड़ी तसल्ली होने लगी थी। उनको लगा था कि प्रेम शायद सही ही कह रहा है। अगर उनकी गलती ही नहीं है तो उन्हें क्यों कोई बाहर निकालेगा? इसलिए एक और ने कहा, उसका नाम निखिल था। उसने प्रेम की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ यार, प्रेम बिल्कुल सही कह रहा है। सीओ सर को हमें निकालने के लिए कोई वजह भी तो देनी पड़ेगी ना। और तुम लोग इतना क्यों डर रहे हो जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं? तो उनके पास ऐसी कौन सी वजह होगी हमें निकालने की? बाकी वो डरते हैं तो डरे, जिसने गलत काम किया है उसे तो भाई डरना भी पड़ेगा। प्रेम और निखिल को इतने कॉन्फिडेंस में देखकर बाकी के सभी भी कॉन्फिडेंस में आकर मोटिवेट हो गए थे। जहां बाकी सबके चेहरे कहीं ना कहीं पहले से घबराहट पर थे और उनके चेहरों पर अब धीरे धीरे मुस्कान आने लगी थी। हसीना आगे आते हुए बोली, हाँ निखिल, और तुम सही कह रहे हो, हमें डरने की क्या जरूरत है? हमें बस अपनी लॉयल्टी और काम पर ध्यान देना चाहिए। बाकी सब तो ऊपर वाला देख ही रहा है। और वो सब के सब बिल्कुल अच्छे तरीके से मोटिवेट हो गए थे। उनको लगने लगा था कि सीओ उनको ऐसे ही नहीं निकाल सकते। सारे के सारे साथ मिलकर सीओ के कैबिन की ओर जाने लगे थे। उन्होंने हिम्मत कर ली थी कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं तो सीओ उन्हें वैसे ही बाहर कैसे निकाल सकते हैं। वहीं उधर युवराज अपने ऑफिस में एक नए सिलेक्ट किए हुए ऑडिटर के साथ खड़ा हुआ था। वो उसे अभी भी सिर्फ 5 में से ऐसे ऑडिटर चुनने थे जो काबिल हो और साथ ही साथ ईमानदार भी। वो सोचने लगा था कि कैसे उनकी लॉयल्टी चेक की जाए। थोड़ा सोचने के बाद उसने निया और दिव्या को अपने साथ साइड पर ले गया और उनको अपना प्लान बताने लगा। अपना प्लान बताने के बाद युवराज ने निया और दिव्या से कहा, इन सभी को एक एक ऑडिट रिपोर्ट दो। और ऐसे कर करके उसने पूरी रणनीति निया और दिव्या को बता दी थी। निया और दिव्या को भी उसकी बात सही लगी कि ऐसे ही वो उनका पता कर सकते हैं कि कौन काबिल है और कौन ईमानदार है। युवराज की बात सुनकर दिव्या और निया तुरंत काम करने लगी। तभी इतनी ही देर में वो लोग भी आ गए थे। निया ने उनको अंदर बुलाया और युवराज को उनका इंट्रोडक्शन दिया। निया ने सबसे पहले हसीना की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर ये सभी फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं। ये हसीना है, ये परीदी है। ऐसे ही निया ने सभी को एक एक करके युवराज को नाम बता दिए थे। युवराज ने भी ध्यान से सभी को देखा और कुछ सोचते हुए बोला, आप सभी निया के कहने पर यहाँ आए हैं, आपका थैंक यू। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड सुभाष चटर्जी को नौकरी से निकाल दिया गया है और अब मुझे उनकी टीम की भी इंक्वायरी करनी होगी। इसलिए ही मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। हसीना और उसके साथियों ने युवराज की बात सुनते ही एक दूसरे की ओर देखा। सभी को अब उस आदमी की बात सच लगने लगी थी जिसने उनको कहा था कि सीओ उन सभी को नौकरी से निकालने के लिए बुला रहा है। सभी को घबराहट होने लगी थी। वे सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही यहाँ तक पहुंचे थे। अगर उन्हें ऐसे ही अचानक नौकरी से निकाल दिया गया तो वो बेचारे घर का कर्जा कैसे निकाल पाएंगे? सभी यही सोच रहे थे। अब क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या युवराज इनको नौकरी से निकाल देगा? कौन पकड़ा जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों 489वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज के कैबिन में जैसे ही वो लोग आए, दिव्या ने उन सब का इंट्रोडक्शन तो दे दिया था। युवराज ने एक एक करके सबसे बातें करनी भी शुरू कर दी थी। तभी जैसे ही युवराज ने कहा कि उनकी इंक्वायरी होगी और उनको साबित करना होगा कि कौन सही है और कौन गलत, सभी को डर लगने लगा था कि कहीं उन्हें भी नौकरी से ना निकाल दिया जाए। बेचारे सभी के सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। अगर आज उन्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल दिया गया तो अपना घर कर्जा कैसे निकालेंगे? यही सोच सोच कर उनका बुरा हाल होता जा रहा था। तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ी, तुम दोनों अभी भी यही खड़ी हो? मैंने तुम्हें कहा था कि इन कैंडिडेट्स को अपने साथ ले जाओ और इनका फाइनल टेस्ट लो। तुम दोनों यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? उन्होंने देखा कि यह गुस्से भरी आवाज किसी और की नहीं बल्कि शिवराज की ही थी। वो निया और दिव्या को डांट रहा था। निया और दिव्या जो अब तक खड़ी खड़ी वहीं हसीना और उसके साथियों की तरफ देख रही थी, युवराज की डांट सुनते ही वहां से निकल गई और सीधे ट्रायल रूम की तरफ जाने लगी। युवराज को ऐसे गुस्से में देखकर हसीना के साथ साथ परिधि भी वहां उनके टांगे कांपने लगी थी। उनकी घबराहट उनके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देने लगी थी। बाकी चारों लड़कों का भी हाल कुछ बुरा ही होता जा रहा था। उन्होंने अपने चेहरों पर तो नहीं आने दिया, लेकिन
पता उन्हें भी लग गया था कि आज तो कुछ होने ही वाला है, आज वो ऐसे बच नहीं सकते। तभी युवराज ने कुछ ऐसा कहा कि उनके होश और ज्यादा उड़ गए। हसीना और प्रीति की तो आंखों के आंसू ही नहीं रुके और वह फूट फूट कर रोने लगी। युवराज ने आनंद फानन में कुछ नहीं सोचा और सीधा ही बोल दिया, मैं तुम सभी को अभी के अभी पोस्ट से हटा रहा हूं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, हसीना और प्रीति फूट फूट कर रोने लगी, अपने घुटनों पर बैठ गई। हसीना ने युवराज के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, सर सर प्लीज ऐसा जुल्म मत करें, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। सर मेरे घर पर मेरे सिवा कमाने वाला कोई नहीं है, आपने अगर हमें निकाल दिया तो मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। प्रीति ने भी उसकी हाँ में हाथ मिलाते हुए कहा, हाँ सर प्लीज, मुझे भी इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मेरे पापा नहीं है और माँ भी बीमार रहती है। छोटी सी उम्र में मेरे पापा की डेथ हो गई थी। माँ ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया। आपने अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरी माँ तो सदमे में ही मर जाएगी सर, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। ये नए सिलेक्ट किए गए कैंडिडेट भी युवराज के कैबिन में ही खड़े थे, वो सब देख रहे थे। उन सभी को भी ये सब देखकर घबराहट होने लगी थी। कुछ तो ये सब देखकर अपना मन बदल चुके थे कि ऐसी कंपनी में जॉब नहीं करेंगे जिसमें ऐसे ही बिना किसी कारण एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता था। वो सभी मन ही मन सोच रहे थे। तभी निया फिर से कैबिन में आई और उन सभी कैंडिडेट से बोली, आप लोगों के नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी हो गई है, कृपया आप सभी मेरे साथ चलिए। ये कहते हुए उसे सभी को बाहर अपने के साथ कॉन्फ्रेंस रूम की ओर लेकर जाने लगी। यहाँ उन सभी को साथ ले आई। वहीं कैबिन में अब युवराज के साथ हसीना और उसके साथी रह गए थे। हसीना और उसके साथी अभी भी अपनी मजबूरी युवराज को बता रहे थे, साथ ही साथ नौकरी से ना निकालने के लिए मिन्नतें कर रहे थे। युवराज और उनके हाव भाव और मजबूरी को ध्यान से सुन रहा था। यहाँ सभी नौकरी जाने के लिए ख्यालों से डरे हुए थे। वहीं अकेले प्रेम ने युवराज की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर आप हमें ऐसे नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? हमने आज तक कंपनी में कोई गलत काम नहीं किया, पूरी ईमानदारी से अपनी जॉब की है। ऐसे ही बिना किसी वाजिब कारण के आप हमें नहीं निकाल सकते सर, वो भी बिना किसी नोटिस या वार्निंग के। आपने पहले कोई वाजिब वजह बतानी पड़ेगी। हाँ, और साथ में ही हमें 1 महीने का नोटिस भी देना होगा, इसके बिना हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे। प्रेम ये बात कह तो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी कांपे जा रहा था। उसे पता था कि ये बात तो सही है, लेकिन बेचारा क्या कर सकता था। एक सीईओ के सामने ऐसे बात करना एक छोटे से एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ी बात थी, और ये इसकी इतनी हिम्मत देखकर आसपास खड़े सभी लोग भी हैरान थे कि प्रेम के अंदर इतनी आग एकदम से कैसे आ गई। वो इतना खुलकर बात कैसे कर रहा था। सभी को पता था कि प्रेम हमेशा गलत नहीं होते हुए देख सकता था, वो हमेशा सच की बात की ओर लड़ता था। लेकिन आज प्रेम के अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी। उसकी इतनी हिम्मत देखकर युवराज भी इंप्रेस हो गया था। युवराज को भी लगा कि ये लड़का तो काम का है। तभी युवराज ने सबकी ओर देखा और मुस्कुराने लगा। युवराज को इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर सभी और ज्यादा शौक हो गए थे। उनको लगा कि ऐसे ही क्या बात मिल गई है कि युवराज मुस्कुराने लगा है। एक बार तो उन्हें लगा कि युवराज कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि इस प्रेम का क्या किया जाए, कहीं वो इसके बात से कहीं ऑफेंड तो नहीं हो गया है। लेकिन तभी युवराज ने सबकी चिंता को दूर करते हुए कहा, आपको किसने कहा है कि मैं आपको नौकरी से निकाल रहा हूं? उसकी बात सुनकर सभी और ज्यादा हैरान हो गए। वो एक हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। घुटनों के बल बैठी हसीना ने तुरंत कहा, सर अभी अभी तो आपने कहा था कि हमारी पोस्ट से हटा रहे हैं। उसकी बात सुनकर युवराज फिर हंस पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, तुम सबको छोटे से गलतफहमी हो गई है। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है जो तुम लोग समझ गई हो। तभी उसने देखा कि हसीना, प्रीति और मोहन अपने घुटनों पर बैठे हुए थे। उसने उनके आंखों से नीचे आंसू भी गिर रहे थे। वो अपने जगह से खड़ा हुआ और उनके कंधे छूकर उन्हें बोला, पहले तुम सभी यहाँ खड़े हो जाओ और सामने सोफे पर आराम से बैठो, फिर मैं तुम्हें अपनी बात पूरी समझाता हूँ। उन सबको यह समझ ही नहीं आ रहा था कि एकदम से इतना गुस्से करने वाला सीईओ और एकदम से इतना पोलाइट कैसे हो गया कि वो अपनी कुर्सी से खड़ा होकर उन छोटे से एम्प्लॉयज के सामने आ गया था और उनको अपने हाथों से उठाकर सोफे पर बैठने के लिए भी कह रहा था। सभी लोग युवराज के इस बर्ताव से बिल्कुल ही हैरान हो चुके थे। उसके बाद वो सब उसके बात सुनकर अपने अपने जगह से खड़े हुए और सोफे पर बैठकर अपनी आंखों से आंसू साफ करने लगे। युवराज ने भी अपने ऑफिस टेबल पर रखी घंटी दबा दी
और घंटे दबते ही एक ऑफिस बॉय अंदर आ गया। युवराज ने उस ऑफिस बॉय को सभी को पानी पिलाने को कहा और साथ ही सभी के लिए एक कॉफी भी मंगवाई। जैसे ही सबने कॉफी पी, वो थोड़ा थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे थे। युवराज को भी लगा कि अब माहौल थोड़ा ठंडा हो चुका है, सभी लोग रिलैक्स हो गए हैं। तो तभी उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना शुरू किया। देखो, मैंने तुम लोगों को ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूं। मैंने तो ये कहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पोस्ट से हटा रहा हूं। उसकी बात सुनकर सभी कंफ्यूजन में उसकी ओर देखने लगे। उनको उसकी बात एक भी पल्ले नहीं पड़ रही थी, क्योंकि कभी तो वो कहता कि नौकरी से हटा रहा हूं, कभी बोल रहा है नहीं हटा रहा हूं, कभी गुस्से में बात कर रहा है तो कभी बिल्कुल पोलाइटली प्यार से बात कर रहा है। तभी हसीना ने डरते डरते पूछा, सर सर प्लीज आप बात को घुमाइए मत। आपको जो कहना है साफ साफ कहिए। हमें आपकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। युवराज ने हंसते हुए उसकी बात का जवाब दिया। देखो, मेरे कहने का मतलब है कि तुम लोगों की रैंकिंग बदल रहा हूं। अब हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए नए हेड की जरूरत है, इसलिए सबसे पहले हमें एक हेड चुनना होगा। उसके लिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है और मैं तुम्ही में से एक को हेड प्रमोट करूंगा। जैसे युवराज के मुंह से उन लोगों ने प्रमोशन की बात सुनी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तो बेचारे इस बात से डरे जा रहे थे कि उनकी नौकरी चली जाएगी, लेकिन उन्हें कहां पता था कि युवराज ने उनके लिए तो कुछ अच्छा ही सोच रखा था। यही सोचते सोचते सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, उनकी आंखें चमकने लगी थी। वो जानते थे कि अकेला प्रमोशन ही कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ साथ उनका ओहदा भी बढ़ेगा और सैलरी भी दोगुनी हो जाएगी और वो अपनी लाइफ बड़ी आसानी से जी सकेंगे। कहाँ वो बेचारे घुट घुट कर थोड़ी सी सैलरी में अपना गुजारा करते थे। अब वो अपनी सैलरी अच्छी पाकर और ज्यादा मजबूत बनेंगे और अपने परिवार का और ज्यादा अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। लेकिन वो अब इस बात का इंतजार कर रहे थे कि युवराज नया हेड किसको घोषित करेगा। उन्हें नहीं पता था कि युवराज की पसंद कौन होगा और कौन उसे अच्छा लगेगा। तभी युवराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आप सभी को हेड बनने से पहले शर्तों को पूरा करना होगा, लेकिन मैं तुम सभी में से सिर्फ एक को ही हेड बना सकता हूं। इसलिए पहले मैं तुम सभी का एक टेस्ट लूंगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा कि कौन है जो हेड बनेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, इनमें से हेड कौन बनेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 490वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज ने जैसे ही कहा कि वो हेड चुनने के लिए उनका एक टेस्ट लेगा और उसी के आधार पर बता पाएगा कि कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट है जो हेड बनने के लायक है। ये कहते हुए उसने अपनी टेबल से एक फाइल उठाई और उन सभी के आगे रखते हुए बोला, इनमें तुम सभी के लिए एक एक फाइनेंस की रिपोर्ट है। तुम्हें इस रिपोर्ट में लिखे हुए एक एक पैसे की रिपोर्ट डिटेल बनानी होगी कि कौन सा रुपया कहाँ खर्च हुआ। जिसकी रिपोर्ट एकदम स्ट्रिक होगी उसी को हेड बनाया जाएगा। उसके बाद सभी ने अपनी अपनी फाइल को ले लिया। सभी को लगने लगा था कि युवराज ने एक ऐसा कैसा टास्क दे दिया है कि उसको एक एक रुपया का भी अरेंजमेंट चाहिए था कि एक एक रुपया कहाँ कहाँ लगा है। उनको पता लग गया था कि युवराज इसके पीछे कोई नई तो सोच रखता है। वो अकेला हेड बनाने की बात नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं वो कंपनी के अंदर चल रही बातों को भी पूरी तरीके से नोटिस कर रहा था और उनको छानबीन करने के लिए एक नया टास्क दे दिया था। सभी लोग ये चीज समझे जा रहे थे। तभी युवराज ने सबकी ओर देखा और फिर आगे कहा, एक बात और, अब से तुम लोग नॉर्मल ऑडिटर नहीं हो, मैं तुम सभी को प्रमोशन दे रहा हूं। आज से तुम सभी एक इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा हो। तुम सभी का काम यही है कि कंपनी में कोई भी करप्ट एम्प्लॉय हो उसकी इन्वेस्टिगेशन करना और तुरंत उसकी रिपोर्ट मुझे देना। जैसे ही सभी लोग समझ पा रहे थे कि युवराज ने उन्हें वो टास्क क्यों दिया था, जैसे युवराज ने बात कही, सभी को लगने लगा था कि उनकी बात जो वो सोच रहे थे कहीं ना कहीं किस हद तक ठीक ही थी। उनको इस बात पर बड़ा गर्व हो रहा था कि नया सीईओ तो बहुत ही चालाक भी है और साथ में बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है। उसको पता है कि कौन सी बात को किस तरीके से करना है और कौन सी बात को कब और कब कहना चाहिए। ये बात वो अच्छी तरह जानता है। सभी लगातार युवराज की बातें सुन रहे थे और उनके चेहरे पर अब कोई डर भी नहीं था, क्योंकि वो जान चुके थे कि युवराज ने उसको और बहुत ही अच्छे काम के लिए बुलाया है, ना कि उनको कंपनी से निकालने के लिए। तभी युवराज ने फिर कहा, एक बात और, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए
कंपनी में सभी को तुम यही बताओगे कि सीईओ ने तुम सबको लास्ट वार्निंग दी है, लेकिन किस बात के लिए यह सोचना भी तुम लोगों का काम है। युवराज नहीं चाहता था कि कंपनी में किसी को पता चल जाए कि युवराज सभी के लोगों के पीछे इन्वेस्टिगेशन टीम बिठा चुका है और सभी की छानबीन करवा रहा है, कहाँ किसने कोई गलती की है। अगर किसी को यह पता चल जाता तो अपनी रिपोर्ट को पहले ही ठीक कर देता। इसलिए युवराज चाहता था कि यह बात बाहर थोड़ी सी भी ना पता चले। उसने सख्त हिदायत दे दी थी कि अगर कोई पूछे कि उनको ऑफिस में एक साथ क्यों बुलाया गया था, तो तभी वो उनको कहना था कि वो बस उनको इतना ही कहे कि उनको लास्ट वार्निंग मिली है, और ये इतना भी सोचे कि लास्ट वार्निंग किस लिए मिली है वो भी वही सोच लें। वो उनको थोड़ा सा भी क्लू नहीं देना चाहता था। तभी प्रेम और हसीना ने एक साथ मिलकर आगे आकर कहा, जी सर, हम पूरी कोशिश करेंगे और हम किसी को शक नहीं होने देंगे कि आपने हमें क्यों बुलाया था और हमें क्या काम दिया है। तभी युवराज ने सबकी ओर देखा और कहा, ऑल द बेस्ट गाइस, और हाँ, ध्यान रहे सभी काम अच्छे तरीके से करना। यह तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपने जिंदगी में कामयाब होने के लिए बड़े ईमानदारी और साफ दिल से अपना काम जरूर करना। सबको लगने लगा था कि युवराज ने बहुत ही अच्छा नेतृत्व किया है और युवराज एक अच्छा, प्यारा और हैंडसम बिजनेसमैन है। वो अपनी बातें सभी से कैसे उगलवा लेता है, सभी को विश्वास नहीं था। उसके बाद वो लोग एक एक करके अपने अपने ऑफिस की ओर जाने लगे। सभी युवराज के कैबिन से निकल गई, फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ चले गई, पर युवराज अपनी कुर्सी पर बैठा आगे क्या करना चाहिए यही सोच रहा था। तभी निया और दिव्या भी वहीं पर आ गई थी। युवराज ने उन दोनों को सवालिया नजरों से देखा। निया ने अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल युवराज के सामने रखते हुए कहा, सीईओ सर, ये रिपोर्ट उन कैंडिडेट्स ने तैयार की है, आप एक बार देख लीजिए। युवराज ने एक एक फाइल को खोलकर देखा। उसमें 3 कैंडिडेट्स की रिपोर्ट थी। उसने निया की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा, ये क्या है, सिर्फ 3? निया ने भी उसके बात का जवाब देते हुए कहा, सर यही 3 रुके हैं, बाकी के 7 तो ये कहकर ही चले गई कि यहाँ पर एम्प्लॉयज के काम की वैल्यू ही नहीं की जाती। आप बिना किसी कारण के ही एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं। ऐसी कंपनी में वो लोग काम नहीं करेंगे। जैसे युवराज ने सबके सामने निया और दिव्या को डांटा था कि वो लोग अपना काम अभी तक क्यों नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हैं। उसके बाद कुछ एम्प्लॉयज को इतनी चुप गई थी कि उन्होंने कंपनी में काम करने की नहीं सोची। उनको लगा कि अगर ये इंसान इन एम्प्लॉयज से ऐसे बात कर रहा है तो इसको सीईओ होने का कोई हक नहीं है। वो एक बहुत ही गलत इंसान है और गलत कुर्सी पर बैठा है। उसको तो किसी नीचे की पोस्ट पर या फिर कंपनी में होना भी नहीं चाहिए। और जब उन्होंने देखा कि वो किस तरीके से उनको बाहर निकालने की बात कर रहा था, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं अगर वो नौकरी ज्वाइन भी कर लें तो कहीं उनका भी नंबर एक बार में ना आ जाए और उनको बिना नोटिस दिए ही नौकरी से बाहर ना निकाल दिया जाए। ये थोड़ी सी जानकारी के अंडर ही उन लोगों ने युवराज के प्रति नेगेटिव परसेप्शन बना लिया था कि ये इंसान गलत ही होगा, लेकिन उन्हें सच्चाई तो पता ही नहीं थी। दिव्या ने भी सिर हिलाते हुए युवराज से कहा, जी सर, निया मैम बिल्कुल सही कह रही है, वो सभी आपके बारे में कुछ कुछ बोलकर भी गए हैं। युवराज को पता था कि यही सब होने वाला है। उसने निया और दिव्या को एक साथ मिलकर जानबूझकर ये सब किया था। उसने उन दोनों को पहले ही कहा था कि वो उनके सामने जानबूझकर उन्हें डांटेगा, जिससे उन सभी की सच्चाई पहले ही सामने आ जाएगी। कौन कंपनी में काम करने लायक है और कौन कितने प्रेशर में काम कर सकता है, उसको पहले ही पता चल जाएगा और किसी को हटाने या फिर किसी को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो लोग अपने आप चले जाएंगे। और युवराज को पता था, जो लोग अपनी गलती नहीं सुन सकते वो कभी ईमानदारी से काम भी नहीं कर पाएंगे। ईमानदार व्यक्ति वही होता है जो अपनी ईमानदारी से काम करने के साथ साथ अगर गलती हो जाए तो उसे भी कबूल कर ले। इसलिए युवराज ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, बहुत अच्छे, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। अब एक काम करो, निया आप जाइए और उन 3 कैंडिडेट्स को जो रुके हुए हैं उनको रिजल्ट के लिए वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए कहिए। और दिव्या, तुम अपनी बात पूरी करो कि वो लोग मेरे बारे में क्या क्या कहकर गए हैं, मुझे बताओ। दिव्या उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। उनको हैरानी के साथ डर भी लग रहा था कि अगर उसने सब सच सच बता दिया तो कहीं युवराज को गुस्सा न आ जाए, और युवराज को अगर गुस्सा आ गया तो कहीं वो जाकर उनके साथ कोई गलत काम तो ना करे। लेकिन युवराज ये बात इसलिए जानना चाहता था
कि लोग उसके बारे में क्या क्या परसेप्शन बना रहे हैं। बाहर लोगों के बीच युवराज का क्या परसेप्शन चल रहा है और उसके बारे में क्या क्या बातचीत हो रही है, वो ये जानना चाहता था। तभी दिव्या को लगा कि निया उसकी मदद कर सकती है। ये वो कैसे बताए। वो उसके बगल में ही खड़ी थी, लेकिन निया ने उसकी हेल्प करने के बजाय उसके हालात का मजा लेते हुए हंसते हुए इशारा किया, जैसे वो उसे कहने की कोशिश कर रही हो, और लो पंगे, क्या जरूरत थी मुंह खोलने की, मैं बात कर ही रही थी ना, अब संभालो। उनको आपस में ऐसे इशारे करते हुए युवराज ने देखा तो उसने कहा, क्या हुआ, क्या इशारे कर रहे हो तुम आपस में? और निया, आप अभी तक गई नहीं। दिव्या, तुम यहाँ चुपचाप क्यों हो? चलो जल्दी से शुरू हो जाओ और मुझे बताओ कि वो लोग क्या क्या कह रहे थे। नेहा युवराज की बात सुनते ही तुरंत निकल गई। वो जानती थी कि दिव्या क्या ही कहेगी। दिव्या ने यह फालतू की बात अपने मन से निकाल दी थी और वो अब क्या कहने वाली थी, यही सोच सोच कर नेहा अपने आप में हंसती जा रही थी। नेहा के जाते ही दिव्या एकदम अकेली पड़ गई थी। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था और वो किस्मत को कोसने लगी थी कि युवराज ने तो एक ही बात को पकड़कर रख लिया है। वो मन ही मन अपने आप में बोली, अरे पागल, क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी जबान खोलने की? चुप नहीं रह सकती थी क्या? नेहा बात कर रही थी, बीच में ही बोल पड़ी, अब कर, क्या करेगी? तभी युवराज ने फिर उससे कहा, दिव्या, क्या हुआ? किस मुहूर्त का इंतजार कर रही हो तुम? अब बताओ भी, क्या कहा उन्होंने? क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या कहा होगा उन लोगों ने? जानने के लिए जुड़े रहिए सुकून एफएम के साथ। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें कहानी को। अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करें और लाइक जरूर कर दें।